दर्शकों का लाइव इंडिया हर पल के खास कार्यक्रम भारत की बात में स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूजा दुबे। आज हम सबसे पहले बात करेंगे दिल्ली के कूड़े के पहाड़ को लेकर के, क्योंकि दिल्ली में अभी फिलहाल कूड़े के पहाड़ को लेकर के राजनीति शुरू हो चुकी है। हम आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली के गाजीपुर लैंडफील्ड साइट में बिहार, आपको बता दें कि रविवार शाम को लगी आग पर फिलहाल काबू पा लिया गया है, लेकिन इस घटना ने एक बार फिर से दिल्ली के कूड़े की पहाड़ की जो समस्या थी उसे उजागर कर दिया है। दिल्ली के घरों से हर दिन 11,000 टन से ज्यादा कूड़ा निकलता है, जिसमें से 35% कूड़ा लैंडफील्ड साइट में डंप किया जाता है। आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली के गाजीपुर लैंड साइट यानी कि कूड़े के पहाड़ में लगी आग पर कई घंटे बाद काबू जरूर पा लिया गया था, लेकिन दिक्कतें खत्म नहीं हुई थी। आपको बता दें कि दिल्ली फायर सर्विसेज के मुताबिक लैंडफील्ड साइट पर रविवार शाम 5:22 पर आग लगी थी। शुरुआत में फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां यहां भेजी गई थी और उसके बाद हालांकि आग की वजह से लैंडफील्ड साइट के आसपास रहने वाले लोगों को दिक्कत हो रही है। आग आने जाने की वजह से यहां पर जिस तरीके से आग लगी थी उसके बाद आने जाने में काफी ज्यादा दिक्कत हो रही है। सबसे ज्यादा परेशानी सांस लेने में हो रही है। इसी बीच सियासत भी खूब हो रही है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र ने कहा है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 2023 तक तीनों लैंडफील्ड साइट को हटाने का वादा किया था, लेकिन भ्रष्टाचार का खेल खेला गया। उन्होंने कहा है कि जब बीजेपी सत्ता में आएगी तो 1 साल के भीतर तीनों लैंडफील्ड साइट को हटा दिया जाएगा। इस पूरे मामले को लेकर के हमारी सहयोगी काजल हमारे साथ मौजूद है। हम उनका रुख करते हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इसको लेकर के क्या कुछ बातें निकल कर आ रही है, क्योंकि कूड़े के पहाड़ की समस्या जो है आग लगने के बाद काफी तेज हो चुकी है। काजल, भारत देश की राजधानी है दिल्ली, और दिल्ली राजधानी की अगर हम बात करें तो वो एक खूबसूरत राजधानी है, खूबसूरत राज्य है। और ऐसे में कहा जाता है कि दिल्ली वैसे तो पॉपुलेशन को लेकर के, भीड़ को लेकर के, जनसंख्या को लेकर के कहीं ना कहीं थोड़ी सी बदनाम है, लेकिन राजधानी को याद किया जाता है खूबसूरती को लेकर। अब ऐसे में अगर बात की जाए कल बीते शाम लगे आग की, तो बीते शाम आग तो लगी, आग का धुआं भी खत्म हो गया और आग भी खत्म हो गई, लेकिन जो सियासी गर्मी है, सियासी धुआं है, वो अब तक बुझ नहीं पाई है। सियासी आग जो है वो अब तक बुझ नहीं पाई है। यूं कह लें कि वहां पे आग लगने की वजह से आम जनता जो वहां पे आसपास में रहती है उन लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा पूजा, लेकिन जो चीजें थी वो चीजें तो वहीं पे सही हो गई। क्योंकि आग लगने के तुरंत बाद सूचना मिलने पे वहां मेयर पहुंची, मंत्री आतिशी को भी इस बात की सूचना हुई और सारे आप नेताओं को जैसे जैसे इन सारी चीजों की सूचना होती गई वहां पहुंचाया, वहां पे 2 दमकल गाड़ियां पहुंची आग लगने के तुरंत बाद, जिसके फिर कुछ देर बाद 8 दमकल की गाड़ियां पहुंची और इन 10 दमकल की गाड़ियों ने तुरंत ही आग पर काबू पाया। आग पर तो काबू पा लिया गया पूजा, लेकिन कहीं ना कहीं जो चीजें हैं, सियासी आग बुझ नहीं पाई, सियासी आग आज तक नहीं बुझी और इसका कयास लगाया जा सकता है कि आगे भी ये सियासी आग नहीं बुझेगी। अब सियासी आग ऐसे चली कि 2019 में जब सरकार बन रही थी उस वक्त में, माफ कीजिएगा 2019 की ये बात है, जब अरविंद केजरीवाल, मुख्यमंत्री दिल्ली अरविंद केजरीवाल ने कई वादे किए थे जनता के समक्ष, उसी को भारतीय जनता पार्टी ने उठाया है और उनका कहना है कि आपके जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है उन्होंने कहा था कि 2023 तक इन कूड़े के जो पहाड़ है उन सबको हटा दिया जाएगा 2023 तक। ये ऐसा उन्होंने कहा था कि 2023 तक इन कूड़े के पहाड़ों से निजात मिल जाएगी राजधानी वासियों को, दिल्ली वासियों को। जी काजल, एक सबसे बड़ी बात है यहाँ पर कि दिल्ली में ये लैंडफील्ड जो साइट है वहां पर 35% कूड़ा जो है वो डंप किया जाता है और 11,000 टन से भी ज्यादा जो कूड़े हैं वो दिल्ली के घरों से निकलती है और वहां पर 3 ऐसे पहाड़ बने हुए हैं। उसको लेकर के अब सियासत शुरू हो चुकी है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये पूरा मामला जो है वो दब गया था और अब वहां पर आग लगने से सियासत जो है वो शुरू हो चुकी है। सियासी सरगर्मी इसीलिए भी तेज हुई है इस आग को लेकर के कि जब अरविंद केजरीवाल ने वादा किया था कि 2023 में ये सारी चीजें जो है, जो जितनी भी तीनों लैंड से उन
कूड़े के जो लैंड है, इन तीनों लैंड्स को हटा दिया जाएगा। आपको बता दूं पूजा की इस जो प्रदूषण के नियंत्रण के मुताबिक यहाँ पे जो चीजें हैं 3 साइट है। पहला है ओखला साइट जिसपे 36.62 जो माफ कीजिएगा 36.62 लाख टन कचरा जमा किया होता है। वहीं भलसवा साइट पर 61.25 लाख टन कूड़ा इकट्ठा हुआ है और इससे ज्यादा जो सबसे ज्यादा है जहां पे आग लगी है वो है 81.33 लाख टन कूड़ा ये यहाँ पे जमा होता है। तो इन तीनों साइट्स को जो है निजात दिलाने की बात कही थी अरविंद केजरीवाल ने, लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं वो असफल नजर आए। इस चीज को लेकर के सियासी सरगर्मी तेज हो गई है और इसी सियासी सरगर्मी में आपके कई नेता पिसे गए हैं और इंडिया गठबंधन के कई नेता पिसे गए। बता दें आपको पूजा की इन सारे सिचुएशंस के बीच में मंत्री आतिशी जो केंद्रीय मंत्री आतिशी हैं, उन्होंने इस बात पे बयान भी दिया था कि जो चीजें हैं वो कल ही सॉल्व हो चुकी थी, बीती शाम ही सॉल्व हो चुकी थी। मेयर ने भी इन सारी चीजों का वहां पे जायजा लिया था, बावजूद इसके इसे उछाला जा रहा है। अपने बयान में मंत्री आतिशी ने ये भी कहा था कि जो सिचुएशन है, जो हालात है, इसे कंट्रोल और दिल्ली वासियों की मदद करनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी को, ना कि यहाँ पे बयानबाजी करनी चाहिए। इस तरह की बात भी वहां पे कही गई थी। पूजा जी हाँ काजल, जिस तरीके से अभी फिलहाल की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर ये बातें निकल कर आ रही है क्योंकि 2024 का लोकसभा चुनाव चल रहा है और चुनाव में इस बात को कहीं ना कहीं बीजेपी भुनाने की भी कोशिश कर रही है क्योंकि उनकी ओर से कहा गया है कि अगर बीजेपी की सरकार आती है तो ये जो परेशानी है, जो कूड़े का पहाड़ है, उसे खत्म किया जाएगा। तो क्या लग रहा है सरगर्मी है चुनाव को लेकर के और वहीं दूसरी तरफ आग के धुएं ने सरगर्मी और भी ज्यादा तेज कर दी है। तो ऐसे में जो दिल्ली के आम आदमी पार्टी के जो उम्मीदवार है गाजीपुर के कुलदीप कुमार भी वहां पहुंचे थे और उन्होंने भी जायजा लिया इन सारी चीजों का। लेकिन कहीं ना कहीं ये आग लगना, इस धुएं में कहीं ना कहीं चीजें साफ नजर आ रही है कि जो चुनाव में है वो भारतीय जनता पार्टी को एक कारण मिल गया है, एक मुद्दा मिल गया है कि इससे वो लगातार भुना सकती है, नीचा दिखा सकती है और लोगों को जो भी कहे चीजें बढ़ सकती है आगे। अब चुनाव आने वाला समय ही बताएगा कि ये आग का धुआं आपके लिए कितना असरदार होगा, या आपका धुआं, माफ कीजिएगा, ये आग का धुआं काला होगा या फिर सफेद होगा, वो आने वाला समय ही तय करेगा। लेकिन कह सकते हैं पूजा कि ये आग का जो धुआं है वो आने वाले समय में चुनाव में असरदार होगा। पूजा जी हाँ काजल, ये कूड़े की जो आग है वो 2024 के दिल्ली चुनाव को लेकर के, अगर लोकसभा चुनाव की बात करेंगे तो दिल्ली में क्या कुछ लेकर के आता है, ये बहुत बड़ा सवाल है। बीजेपी के लिए एक बड़ा मौका या फिर आपके लिए नुकसान, ये बहुत बड़ी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद काजल हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां देने के लिए। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर और बात करेंगे सपा की। तो सपा ने यहाँ पर अपनी ओर से 2 प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी है। आपको बता दें कि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने एक और लिस्ट जारी कर दी है जिसमें कन्नौज और बलिया सीट से प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया गया है। आपको बता दें कि अखिलेश ने कन्नौज से अपने ही परिवार के सदस्य और लालू प्रसाद यादव के दामाद तेज प्रताप यादव को टिकट दिया है, जबकि बलिया से सनातन पंडित को यहाँ पर मैदान में उतारा है। कन्नौज सीट को लेकर के बहुत दिनों से समाजवादी पार्टी में संशय की स्थिति बनी हुई थी और कहा जा रहा था कि खुद सपा प्रमुख अखिलेश यादव जो है वो इस बार चुनावी मैदान में उतरेंगे। हालांकि अब ये क्लियर हो गया है कि अखिलेश फिलहाल लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। उन्होंने अपने भतीजे को अपनी पुरानी सीट से मैदान में उतारा है। तेज प्रताप यादव के पिता रविंद्र सिंह की अगर बात करेंगे, रणवीर सिंह की अगर बात करते हैं, रणवीर सिंह यादव अखिलेश यादव के चचेरे भाई थे। उनका 36 वर्ष की उम्र में ही उनका निधन हो गया था। वो राजनीति में सक्रिय थे और ब्लॉक प्रमुख भी थे। और उनके बाद उनकी पत्नी ने भी वहां से ब्लॉक की प्रमुख रही। उसके बाद तेज प्रताप यादव की पत्नी राजलक्ष्मी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद के
राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की बेटी हैं। तो यहाँ पे कन्नौज और बलिया से अपने प्रत्याशियों को उतार दिया गया है, सपा ने अपने प्रत्याशी को उतार दिया है। और जो संशय की स्थिति बनी हुई थी फिलहाल कि किस तरह इस बार क्या होने वाला है, इस पूरे मामले को लेकर के हमारे सहयोगी सत्येंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम उनका रुख करते हैं और उनसे जानने की कोशिश करेंगे। सत्येंद्र, अब क्लियर हो गया है कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव जो है वो इस बार चुनाव नहीं लड़ रहे लोकसभा चुनाव का। को ध्यान में रखते हुए अपने तमाम प्रत्याशी उतारे, फिर चाहे हाँ वहीं दूसरी ओर बहन जी ने भी उसी समीकरण के हिसाब से अपने कैंडिडेट उतारे। सभी 80 लोकसभा सीट पर बारी बारी से अपने अपने दांव खेलते दिखे हैं। समाजवादी पार्टी की हम बात करें या इंडिया गठबंधन की बात करें या फिर जो विपक्ष है उत्तर प्रदेश में हम उसकी बात करें, तो कन्नौज और बलिया की लोकसभा जो सीटें हैं इस पर उम्मीदवार जो है समाजवादी पार्टी साबित नहीं कर पा रही थी और बड़ा ही सस्पेंस बना हुआ था। कई बार अखिलेश यादव से पूछा गया कि आखिर कन्नौज की सीट पर कौन आने वाला है, कौन ऐसा चेहरा होगा, क्या आप चुनाव लड़ेंगे। लोगों के मन में था कि अखिलेश यादव वहां से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन आज ये चीज स्पष्ट हो गई, ये तस्वीर आज सामने आ गई जब समाजवादी पार्टी की तरफ से एक लिस्ट जारी हुई और उस लिस्ट में बलिया का भी जिक्र है। इसमें बलिया लोकसभा सीट को लेकर के भी तस्वीर साफ हो गई और साथ ही साथ कन्नौज लोकसभा सीट को लेकर के भी उम्मीदवारी किसने साबित की है वो भी तस्वीर साफ हो गई। समाजवादी पार्टी ने 2 लोगों के नाम की घोषणा की है और लिस्ट जारी कर दी है। इसमें बलिया से जहां सनातन पांडे को टिकट दिया गया है, वहीं समाजवादी पार्टी की तरफ से कन्नौज से जो है तेज प्रताप यादव मतलब लालू के दामाद हैं, क्योंकि राज्य लक्ष्मी उनकी बेटी हैं और वो यहाँ पर उनकी शादी हुई थी और अखिलेश यादव के चचेरे भाई भी हैं ये। तो अब कहीं ना कहीं जो परिवार वाली बात चल रही थी, कन्नौज से समाजवादी पार्टी के जो सुप्रीमो अखिलेश यादव उनके परिवार का ही कैंडिडेट दिखाई देगा, तो ये तस्वीर साफ हो गई। लेकिन जो सस्पेंस बना हुआ था कि अखिलेश यादव कन्नौज से चुनाव लड़ेंगे, तो वो चीज भी साफ हो गई कि अखिलेश यादव कन्नौज से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, तेज प्रताप यादव वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। हम बात कर लें अगर बलिया लोकसभा सीट की, तो सनातन पांडे पिछली बार वहां पर जो है आपके गठबंधन के ही प्रत्याशी थे और फिर से पुराने चेहरे पर समाजवादी पार्टी ने कार्ड खेला है और वहां के प्रत्याशी को मतलब सनातन पांडे को उम्मीदवार साबित करके तस्वीर साफ कर दी है। कन्नौज से तेज प्रताप यादव दमखम के साथ अब चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि जब लिस्ट जारी हो गई है तो प्रचार प्रसार भी अब तेजी से दिखाई देगा। मैं थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा सा जिक्र करूंगा तेज प्रताप यादव को के बारे में। इनके परिवार में ये लालू प्रसाद यादव के दामाद हैं, राज्य लक्ष्मी लालू प्रसाद यादव की बेटी हैं, उनके ये पति हैं और अखिलेश यादव के चचेरे भाई हैं। और इनके पिताजी का नाम रणबीर सिंह यादव है, जो ब्लॉक प्रमुख भी रहे थे। ये पूरे समीकरण को साधने के लिए समाजवादी पार्टी ने सत्येंद्र, एक सवाल है यहाँ पर कि किस तरीके का समीकरण हमें वहाँ पर देखने को मिलेगा, क्योंकि अब यहाँ पर एक बार फिर से परिवारवाद की जो बातें सामने आ रही थी, एक बार फिर से वहाँ पे हम लोगों को परिवारवाद देखने को मिला। अखिलेश यादव ने अपने ही परिवार से यानी कि लालू प्रसाद यादव के दामाद तेज प्रताप यादव को यहाँ पर मौका दिया है कन्नौज से चुनाव लड़ने का, उनकी पुरानी सीट से चुनाव लड़ने का। तो आप इसे कैसे देखते हैं? वहाँ का समीकरण फिलहाल किस तरीके से बदलेगा? वहाँ का समीकरण क्या कहता है सत्येंद्र? पार्टी को परिवारवाद की राजनीति करने वाले की श्रेणी में आगे से रखते हैं, तो वहीं जब तेज प्रताप यादव इनके चचेरे भाई को कन्नौज से जब टिकट दिया जा रहा है, तो जनता के जो मन में जो सस्पेंस चल रहा था, जो सवाल चल रहा था, वो अब साफ हो गया। और यही था कि परिवारवाद की राजनीति कहीं ना कहीं अखिलेश यादव के परिवार से नहीं उनके जो सिद्धांतों से भी नहीं निकल पा रही है और जनता भी समझ चुकी है कि आखिर इनके परिवारवाद से चीजें कब निकलेंगी। हो सकता है कि कोई ऐसा समीकरण रहा हो समाजवादी पार्टी की तरफ से जो तेज प्रताप यादव को वहां मजबूती से लड़ने के लिए कहीं ना कहीं पेश किया गया है, क्योंकि तेज प्रताप यादव मैनपुरी से सांसद भी रह चुके हैं। तो नेशनल चेहरा की वजह से भी कहीं ना कहीं कन्नौज सीट पर लड़ाई की वजह से इनको चुना गया है। अखिलेश यादव की जो तमाम लोग उम्मीदें जता रहे थे कि अखिलेश यादव कन्नौज से लड़ेंगे, वो तस्वीर साफ हो गई और अब तेज प्रताप यादव जो अपना समीकरण साधने की कोशिश कर रहे हैं।
अगर परिवारवाद के खिलाफ वहां की जनता ने वोट किया तो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी तेज प्रताप यादव को नुकसान होगा। और अगर ये समीकरण ध्यान में नहीं दिया जनता ने और विकास के एजेंडे पर अगर जनता वोट करती है तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को इस आम चुनाव लोकसभा चुनाव 2024 में लाभ होगा। रेखा, यही समीकरण जो है कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को अगर उसके खिलाफ वोट करेंगे तो नुकसान हो सकता है। सतेंद्र, एक और सवाल रहेगा, जिस तरीके से अभी फिलहाल लालू प्रसाद यादव हो या फिर कई ऐसे चेहरे जो है, दिग्गज चेहरे जो है वो धीरे धीरे कर अपनी अलग अलग चुनाव प्रचार प्रसार के लिए जा रहे, नाम जो है वो यहाँ पर सामने आ चुका है। तो अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि अखिलेश यादव आखिर फिलहाल इस समय क्या सोच रहे हैं, वहाँ के समीकरण फिलहाल क्या कहते हैं, वहाँ का जो वोटर है वो किस तरीके का है और क्यों उन्होंने ये दांव खेला है, ये हम आपसे जानना चाहेंगे। सतेंद्र, आम चुनाव में समाजवादी पार्टी पीडीए के एजेंडे पर लड़ रही है। मतलब पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, इन सभी वर्गों के लोगों को साधने की कोशिश की जा रही है। ये समीकरण इन्होंने तब पेश किए हैं जब इस आम चुनाव में सारी चीजें अपने हाथ से जाती हुई देखी हैं, तब इनको पिछड़े याद आए हैं, तब इनको दलित याद आए हैं, तब इनको अल्पसंख्यक याद आए हैं। इससे पहले चुनाव में इनको पीडीए का कोई ऐसा एजेंडा समझ में नहीं आया था और इसी एजेंडे के खिलाफ जाकर के पल्लवी पटेल जो है, अनुप्रिया पटेल की बहन, इनसे अलग हो गई और आज उन्होंने अपनी पार्टी ओवैसी के साथ में गठबंधन कर लिया और अपने अलग सिद्धांतों पर चलने लगी। तो धीरे धीरे जो इनके एजेंडे और समीकरण के खिलाफ होते जा रहे हैं और यही वजह है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी कमजोर होती दिख रही है, विपक्ष के लोग कमजोर होते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक विशेष वर्ग के समुदाय को साधने की कोशिश करते हैं, अपना अलग फार्मूला लगा करके अपना समीकरण पेश करते हैं। जनता अब जागरूक है और समझ चुकी है, क्योंकि अब युवा रोजगार के मुद्दे हो या फिर देश के विकास के मुद्दे हो या फिर इंटरनेशनल स्तर पर देश को पहचान मिली हो, हर एक ने अलग अलग अपना मन बनाया है और उसी मन के आधार पर इस बार चुनाव होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विकास के एजेंडे पर अपना चुनाव लड़ रहे हैं, सबके साथ सबके विकास के ऊपर चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही वोट मिल रहा है, मतलब मोदी जी की गाड़ी ही दौड़ रही है। आप कहें लोकल प्रत्याशी का प्रभाव, हमने कई एक लोकसभा सीटों पर पश्चिम यूपी में भी जो है सर्वे किया। तो सतेंद्र, एक सवाल रहेगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तेज प्रताप की अगर बात करेंगे तो दोनों जब वहां पर जनसभाओं का सिलसिला शुरू होगा, दोनों जब आमने सामने होंगे तो उस वक्त एक स्टार चेहरा या फिर प्रधानमंत्री, दोनों के बीच जनता को तय करना होगा कि आखिर वो किसके साथ जाते हैं और जनता के बीच जाकर अपनी बात रख रहे हैं। तमाम मुद्दों को प्रभाव देते हुए जो मतदाता है उनके मन में बिठाने की बात जो है प्रयास किया जा रहा है। समाजवादी पार्टी जो है कन्नौज में अपने एजेंडे पर प्रचार कर रही है। इन्होंने समीकरण को अपने कमजोर करके पेश किया है। यही वजह है कि पूरा देश इनको नहीं समझ पा रहा है, पूरा राज्य समाजवादी पार्टी को नहीं समझ पा रहा है और यही कारण है कि इनको जो है इस वजह से नुकसान हो जाए, क्योंकि ये एक विशेष समीकरण को पकड़ के चलते हैं और आम जनता इन सारे एजेंडों के कभी कभी खिलाफ हो जाती है, क्योंकि दलितों की राजनीति मायावती भी करती हैं और पिछड़ों की राजनीति समाजवादी पार्टी भी करती है और आपका भारतीय जनता पार्टी भी करती है। और अब इनको सब समीकरण तब याद आ रहे हैं जब आम चुनाव सर पर आ गए और इसका जवाब जो है जब 2022 में चुनाव हुए थे उत्तर प्रदेश में, तब इनको करारा तमाचा मिल गया था। इन्होंने अगर सबके साथ मिलकर समाजवादी पार्टी ने काम नहीं किया और सबके एजेंडे पर साथ नहीं चले तो पूजा जी आने वाले समय में यूपी से भी विपक्ष कहीं ना कहीं बहुत पीछे दिखाई देगा। बहुत बहुत धन्यवाद सतेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां देने के लिए। तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि इस बार जो समीकरण को साधने की कोशिश सपा की ओर से की जा रही थी, कहीं ना कहीं वो कमजोर नजर आ रही है और जो वोटों की राजनीति की जाती है, जिस समाज की राजनीति यहाँ पर अखिलेश यादव हो या फिर लालू यादव हो, तेज प्रताप यादव हो, जो समाज की राजनीति करते हैं और वहां पर कहीं ना कहीं इनको नुकसान हो सकता है और साफ तौर पर
यहाँ पर कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 400 पार के नारे और साथ ही साथ उनके विकास के मुद्दों को लेकर के फिलहाल पूरे देश में चर्चा हो रही है। फिलहाल इस खास कार्यक्रम भारत की बात में हमारे साथ इतना ही। देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार।